Hello students, welcome again for revision lecture of aldehydes, ketones and carboxylic acids. aldehydes, ketones and carboxylic acid में हम लोग एक्चुअल में थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पॉइंट पे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को एक्सप्लेन हमने किया था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। रिएक्शन के बाद हमने Ka एंड pKa की वैल्यू को लेके एसिडिटी को कैसे एक्सप्लेन करते, एसिडिटी को कैसे जज करते, वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन जो है वो हमने नोट की थी फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के, बिकॉज तीनों के तीनों एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसमें से ज़्यादा एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ ड्यू टू कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन फिनॉक्साइड आयन देन अल्कोक्साइड आयन। यहाँ तक हम लोग आए थे। कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस भी हमने काफ़ी अच्छे से देखा है। रेजोनेंस में आपको ये दिखाई देता है कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन, ऑक्सीजन इज़ द ओनली एलिमेंट विच कैरीज नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। उस वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो काफ़ी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक कि हाउ द डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड देन हाउ इट विल इंक्रीज और डिक्रीज एसिडिटी ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। वही आपका 474 पेज पे उन्होंने दिया है। एक नॉर्मल मैं आपको गेस वहाँ पे दे रही हूँ। सपोज़ वहाँ पे अगर मैंने ये कहा कि सपोज़ क्लोरीन वहाँ पे दिया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन यू कैन से एसिटिक एसिड। ऐसा क्यों हो रहा है? pKa वैल्यू जो है वो कम है, मतलब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज़ मोर एसिडिक। सो pKa वैल्यू अगर वहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अ एसिटिक एसिड। लेट्स हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करके देखते हैं। अब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। हम दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं एसिटिक एसिड का। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा बन रहा है एसिटिक एसिड का। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड बहुत कम स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों? मीनवाइल जो बीच में आते हैं ना, उनकी कंपैरिजन तो हो जाती है। ये यहाँ पे मत देखो, ये बाद में हम लोग पढ़ने वाले। यहाँ पे देखो क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है। अब क्लोरीन एक ऐसा एटम है वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ क्या करता है, खींचता है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो क्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन तो खींचे जाएंगे, वो इफ़ेक्ट दिखाई देगा इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे, और फिर ऑक्सीजन जो होगा ना, ऑक्सीजन वहाँ पे खुद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जल्दी से देगा। फाइनली ये हाइड्रोजन काफ़ी अच्छे से और आसानी से रिलीज़ होगा। एसिटिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल केस है। एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन भी वहाँ से निकल जाएगा, बट नॉर्मल केस ऐसी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन की अटैचमेंट की वजह से ये हो रहा है कि कार्बन के ऊपर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है। वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करने के लिए वो क्या करता है, फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने की कोशिश करेगा। बेसिकली ये है कि क्लोरीन की वजह से वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ से ज़्यादा अच्छे से निकल सकता है, बिकॉज अनायन स्टेबल हो सकता है। कैसे अनायन स्टेबल होगा? ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर जो होंगे वो रेजोनेंस में आएंगे, वो अनायन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, बट यहाँ का एक्सटेंट कम है, यहाँ का स्टेबिलिटी का एक्सटेंट ज़्यादा है। ये है। अब हम आगे देखते हैं कि थोड़ा सा ये है कि जैसे आप चेन है आपके पास, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक COOH, यहाँ पे Cl अगर अटैच्ड है, मतलब अगर यहाँ पे आप देखो तो 2 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है और ये ब्यूटानोइक एसिड है, ज़्यादा एसिडिक है।
क्लोरीन वहाँ पे जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब 2-chlorobutyric एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन 4-chlorobutyric एसिड, ये बोलने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन यू सी अ बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, अगर सपोज़ मैंने ये कहा कि यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, वहाँ पे है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड और पैरामिथॉक्सीबेंजोइक एसिड, ये जो दिया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड इज़ मच मोर एसिडिक, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी एसिडिक वो पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका पैरा, नेक्स्ट मेटा आता है, नेक्स्ट बेंजोइक एसिड आता है और उसके बाद पैरामिथॉक्सीबेंजोइक एसिड आता है। सो ये सब किस चीज़ की वजह से हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच है वेदर इट मे बी ऑन ऑर्थो पैरा मेटा पोजिशन और सब्स्टिट्यूएंट जो भी है उस पर्टिकुलर वजह से भी ये हो रहा है। बिकॉज नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना वो नाइट्रो ग्रुप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करता है, वेराज मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है। सो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट या अटैच्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एक जनरल उन्होंने यहाँ पे देख के रखा है पेज नंबर 475 पे, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। इंडक्टिव इफेक्ट जो है फॉलोइंग ग्रुप का, इट डिक्रीज ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ये एक बार पढ़ लेना, काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है। नाउ लेट अस बिगिन विद द रिएक्शंस हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की देखी है, बट वो कौन से क्लीवेज की देखी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है जब वो क्लीव होता है, टूटता है, तब क्या होता है वो हमने वहाँ पे देखा है। बट यहाँ पे आपको देखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वही ब्रेक हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके OH जो है वो जा रहा है और आपको कुछ ना कुछ डेरिवेटिव वहाँ पे मिल रहा है। इस तरीके के रिएक्शंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहले तो रिएक्शंस हम इसके साथ देखेंगे, थायोनील क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, असाइल क्लोराइड्स जो है उनका फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस जगह पे क्लोरीन आएगा, बस यही हुआ है, आपका असाइल क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है। एसिटिक एसिड अगर लिया होता तो वहाँ पे एसिटिल क्लोराइड वहाँ पे होता, प्रोपियोनिक एसिड अगर लिया होता तो प्रोपाइल क्लोराइड वहाँ पे फॉर्म होता, इस तरीके से। सो इन कॉमन असाइल क्लोराइड जो है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। SOCl2 के साथ बाय प्रोडक्ट्स याद रखो, SO2 एंड HCl बाहर निकल जाते, एस्केप आउट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे PCl3 के साथ H3PO3 भी यहाँ पे आपको मिलता है। PCl5 के साथ POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आपको मिलेगा अलॉन्ग विथ इवोल्यूशन ऑफ HCl। सो ये तीनों के तीनों भी रिएक्शंस आपको याद रखने, मैंने एक ही इसमें दिया है आपको कि जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जब SOCl2 के साथ या PCl5 के साथ PCl3 के साथ रिएक्ट होगा, नेट प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में आपको असाइल क्लोराइड मिलेगा। बात आती है बाय प्रोडक्ट्स की, SOCl2 के साथ रिएक्शन है तो SO2 और HCl मिलेगा, PCl3 के साथ रिएक्शन है तो मेन प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया है H3PO3 वहाँ पे मिलेगा बाय प्रोडक्ट। अगर वहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन है तो आपको मिलता है बाय प्रोडक्ट में दो, वहाँ पे POCl3 एंड HCl। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, उसकी रिएक्शन हम करने जा रहे हैं PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम वहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा हीट हम दे रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे देखो COOH है ना, तो COOH में OH निकल गया है और उस जगह पे Cl आया, बाकी का POCl3 HCl एज इट इज जैसे आपको बाय प्रोडक्ट में मिलता है वही वहाँ पे मिला है।
सो द मेन थिंग इज़, एक्चुअल में मेन पॉइंट यही है आपका वहाँ पे। मेन पॉइंट में हम यही देखना चाह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब किसी भी पर्टिकुलर क्लोराइड के साथ, थायोनील हो, फास्फोरस हो, ट्राई या पेंटा के साथ हो रही है, तो वहाँ पे असाइल क्लोराइड्स आपको मिलते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। C और OH के बीच में जो बॉन्ड है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्लीव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और वहाँ पे OH की जगह पे आपका रिस्पेक्टिव हैलोजन आके वहाँ पे अटैक होगा। हैलोजन मतलब यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने देखी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आपको हमने बहुत पहले भी देखी है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर की रिएक्शन। अब आप बोले कि मैम फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर जो आप बता रहे हो ये थोड़ी ना इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन तो हमने वैसे भी पढ़ा है, फिशर एस्टरिफिकेशन वैसे भी हमने पढ़ रखा है। एस्टरिफिकेशन में होता क्या है, एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अल्कोहल होगा, और वहाँ से ईस्टर फॉर्म होगा और वाटर आपको वहाँ पे मिलेगा। ये रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन की, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे फिशर एस्टरिफिकेशन में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले हैं कि जिन पॉइंट्स की वजह से हमारा जो एक वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन जा रहा है और अल्कोहल से OH ग्रुप आके वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है एस्टरिफिकेशन में। एक्चुअल में ऐसे नहीं हो रहा, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। ये कैसे पता चला, ये यहाँ पे दिया हुआ, ये सब थियोरी पार्ट है, ये मैं बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ रिएक्शन लिख के दिखाऊंगी आपको। वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो ऐसा है कि ट्रेसर टेक्निक जो होता है उसके हेल्प से ऑक्सीजन 18 वाला जो रेडियो आइसोटोप है वहाँ पे उस की हेल्प से ये हमने समझ लिया है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जब वहाँ पे होती है तो वाटर मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन और OH के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। हाइड्रोजन आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एसिड है, इट गिव्स अस हाइड्रोजन, ठीक है। बट अल्कोहल भी तो एसिडिक नेचर शो करता है। सो द क्वेश्चन कन्फ्यूजेस अस कि हाइड्रोजन एग्जैक्टली अल्कोहल से आ रहा है या हाइड्रोजन एग्जैक्टली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। हाइड्रोजन जो होता है वो एक्चुअल में वहाँ पे आ रहा है अल्कोहल से, और जो आपका OH ग्रुप है वो आ रहा है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। सो दिस इज़ द कंक्लूसिव पार्ट ऑफ फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन अब कैसे आ सकते हैं, मैकेनिज्म वगैरह तो कोई पूछेगा नहीं आपसे अभी। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि फिशर एस्टरिफिकेशन में किस तरीके का सब्सटेंस यूज़ किया है। ऑक्सीजन 18 रेडियो आइसोटोप है वो, वहाँ पे रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटोप वहाँ पे यूज़ किया है। टेक्निक कौन सा वहाँ पे यूज़ किया है, ट्रेसर टेक्निक वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। कंक्लूसिव रिजल्ट क्या निकला है फिशर एस्टरिफिकेशन का, फिशर एस्टरिफिकेशन का कंक्लूसिव रिजल्ट ये है कि इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम पर्टिकुलर अल्कोहल, hydrogen atom of alcohol and OH group of the carboxylic acid। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में दिया हुआ है। एस्टरिफिकेशन बार बार कुछ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। एस्टरिफिकेशन जो होता है एक्चुअल में वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वहाँ पे होता है। अदरवाइज़ अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वहाँ पे आप नहीं यूज़ करोगे ना, रिएक्शन रिवर्स में आ सकती है। एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन रिवर्स में आ सकती है, याद रखो ये। फिशर एस्टरिफिकेशन जो भी है यहाँ पे, फिशर एस्टरिफिकेशन में कार्बन और OH, कार्बन OH ये बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ है, OH की जगह पे OR आके वहाँ पे अटैच हो गया है। सो द रिएक्शन इटसेल्फ सेज दैट ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन एस्टर फॉर्म करने वाली रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड्स। अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो हम अब देखने वाले। अब यहाँ पे फॉर्मेशन अनहाइड्राइड्स का होगा। अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करने हैं, या तो P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, या तो हमारा रेगुलर है ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमें यूज़ करने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, वाटर का रिमूवल करने के लिए। बेसिकली ये रिएक्शन मैंने जनरल फॉर्म में लिखी है। यहाँ पे एक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूनिट लिया है, ये दूसरा यूनिट हमने लिया है। इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, P2O5 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर का रिमूवल होगा, हीट हम दे रहे हैं, वाटर रिमूव होगा, बाकी का पार्ट एज इट इज जॉइन होके एसिड अनहाइड्रेट आपको मिलेगा। बट ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर यहाँ पे रिवर्सिबल है, कुछ फ़ायदा नहीं है। एसिड अनहाइड्रेट जैसे ही फॉर्म होता है वैसे ही वो रिवर्स बैक होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होके फिर से 2 यूनिट्स तैयार हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सो ये ना हो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट यूनिट को आपको SOCl2 के साथ रिएक्ट करना है, असाइल क्लोराइड आपको वहाँ पे मिलेगा, ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके। नेक्स्ट यूनिट जो होगा आपको NaOH के साथ रिएक्ट करना है, यहाँ पे आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब ये दो जो है, इन दोनों की रिएक्शन आपस में करनी है, वही दिया है RCOCl RCOO Na, ये दिया है यहाँ पे, इन दोनों की रिएक्शन करनी है, हीट देना है, तो Na और Cl जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पे एसिटिक मतलब एसिड अनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। गुड यील्ड में फॉर्मेशन हो सकता है, रिएक्शन काफ़ी अच्छे वे से प्रोग्रेस हो सकती है। मतलब रिएक्शन को रिवर्सिबल वे में नहीं लेके जाना है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि पहले जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कुछ यूनिट की रिएक्शन SOCl2 के साथ करो, वहाँ पे एसिड असाइल क्लोराइड मिलेगा। कुछ यूनिट ऐसे हैं उनकी रिएक्शन करो NaOH के साथ, वहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। फिर वो जो असाइल क्लोराइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी रिएक्शन आपस में करो तो आपको एसिड अनहाइड्रेट मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर मेथड है इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड एसिड अनहाइड्रेट्स। मतलब ये जो यूनिट्स हमने लिए हैं ना, यहाँ पे आप एसिटिक एसिड और यहाँ पे एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, सिंपल अनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा बिकॉज दोनों भी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो यूनिट्स लिए हैं वो सेम है। बट यहाँ पे अगर आपने एसिटिक एसिड लिया तो यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड लिया, हो सकता है, ठीक है, तो मिक्स्ड एसिड अनहाइड्रेट वहाँ पे फॉर्म होगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड अनहाइड्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों वो है अमाइड फॉर्मेशन की। अब अमाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अमाइड फॉर्मेशन कैसे होगा, वही है जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करो, अमोनिया के साथ करने के बाद एक सॉल्ट मिलेगा आपको, उसके बाद वो अमाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद एक रिएक्शन उन्होंने दी है कि थैलिक एसिड जो है, ठीक है, थैलिक एसिड से थैलीमाइड का प्रिपरेशन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब वो हम कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में पढ़ने वाले, तो ये रिएक्शन अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में वैसे भी ये रिएक्शन आपको मिलने वाली है। बट एक पॉइंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन जो है वो आप अमोनिया से करो, अमाइड का फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। अ वेरी सिंपल एंड सोबर रिएक्शन। उसमें ये एक रिएक्शन जो है कि थैलिक एसिड लिया है उन्होंने, थैलिक एसिड से थैलीमाइड का फॉर्मेशन उन्होंने किया है, वो रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे बाद में, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है उसमें हम लोग वो रिएक्शन क्या करेंगे देखेंगे, अभी वो रिएक्शन हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। अब यहाँ पे हमने 2 तरीके के रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, C और OH के बीच में क्लीव करने के, यहाँ पे O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो क्लीव होने के। और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है जो हम अभी देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, पूरा COOH ग्रुप उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो उस तरीके के रिएक्शन अभी हम क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उसमें आपको नेम रिएक्शंस भी वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, वो रिएक्शंस हम कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक कवर हमारा होगा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, काफ़ी लंबा और बड़ा टॉपिक चला हमारा, बट ठीक है, कम से कम रिवीजन हमारी अच्छे से हो रही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
सो देखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, COOH ग्रुप का ही इन्वॉल्वमेंट है, तो वो रिएक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। सी पार्ट चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका कन्वर्जन करना है आपको अल्कोहल में, ठीक है। बट एक्चुअली ये रिडक्शन जो होता है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको रिड्यूस करना और उसका अल्कोहल प्रिपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इवन रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो भी ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको रिड्यूस करने के लिए स्पेसिफिकली आपको LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉल्वेंट है ईथर, और सेकेंड है H3O+ का प्रेजेंस, सेकेंड कंडीशन। यहाँ पे आपको मिलेगा RCH2OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। बट प्राइमरी अल्कोहल में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिडक्शन करना सोडियम बोरोहाइड्राइड के बस की बात नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो सकता है, कौन कर सकता है? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर सकता है। सो यही दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल में हमने किया है विद द हेल्प ऑफ LiAlH4, सॉल्वेंट होगा ईथर, एंड सेकेंड कंडीशन होगी एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन का भी टॉपिक आपको है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी हमने पढ़ा है। तो वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करके एक मेथड है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब वहाँ पे CO ऐड नहीं कर रहे हो आप, CO जो है वो बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलेशन कहा है। तो देखो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है, NaOH के साथ उसकी रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ CaO। एक्चुअल में ये दोनों का मिक्सचर होता है, NaOH एंड CaO का, जिसे सोडा लाइम कहा जाता है। 3:1 मिक्सचर होता है, मतलब 3 पार्ट्स होता है NaOH और 1 पार्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सो इनका जो यहाँ पे मिक्सचर है उसे सोडा लाइम कहा जाता है। तो बेसिकली रिएक्शन हो रही है सोडा लाइम के प्रेजेंस में। होता क्या है यहाँ पे, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट यहाँ पे देखो निकल जाएगा, Na2CO3 करके, देखो Na2CO3 करके ये पार्ट निकल गया। रहा क्या आपके पास, R और H जो है वो हमने लिया। R और H मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, मतलब अगर मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन तो फॉर्मेशन किसका, वो मीथेन का, वो मीथेन ही तो है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन आपको मिल गया। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एन अल्कीन एक्चुअली फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट आपको लेना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना है। यहाँ पे आपको 2 कार्बन अगर मिल रहे तो आपको हाइड्रोकार्बन में एक ही कार्बन मिलेगा, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब कार्बन आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ से हटा रहे हो। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एज इट इज़ अ नेम रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा हेलोजिनेशन, मतलब ये COOH ग्रुप है, इसके बगल में जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है और उससे डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकालना है और उस जगह पे हेलोजन को अटैच करना है, अल्फ़ा हेलोजिनेशन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन। फर्स्ट कंडीशन है X2 एंड रेड फॉस्फोरस, मतलब रेड फॉस्फोरस और X2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, वहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, PX3 का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे आप हाइड्रोजन की जगह पे क्या डाल रहे हो, हेलोजन डाल रहे हो। सेकेंड है H2, मतलब वहाँ पे कंडीशन है। नेक्स्ट ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो, यहाँ पे ये नेम रिएक्शन है इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है HVZ, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन, अल्फ़ा हेलोजिनेशन। अल्फ़ा जो भी हाइड्रोजन है उसे निकालना है, उस जगह पे हेलोजन अटैच करना है, दैट्स इट, अल्फ़ा हेलोजिनेशन हो सकता है यहाँ पे, जो भी हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे।
नेक्स्ट रिएक्शन उन्होंने दे के रखी है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये रिंग सब्स्टिट्यूशन? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये एक, यहाँ पे हमने बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NM नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो COOH ग्रुप ऊपर अटैच है यहाँ पे, तो इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा ग्रुप को वो एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे अटैच होगा NO2। NO2 आपको कौन से पोजीशन पे अटैच मिलेगा? मेटा पोजीशन पे, याद रखना, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमने यहाँ पे ये भी किया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन भी कर रहे हैं बेंजोइक एसिड का, अगर आपने ब्रोमिनेशन किया Br2 FeBr3 के प्रेजेंस में अगर आपने ब्रोमिनेशन किया, तभी भी आपको मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिलेगा, ना ही ऑर्थो ना ही पैरा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ COOH ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इट एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग एजेंट है, वो डीएक्टिवेट करता है वो ग्रुप को, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा ग्रुप को क्या कर रहा, मेटा पोजीशन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसलिए अगर बेंजोइक एसिड से रिलेटेड कोई भी आपको नाइट्रेशन मिल रहा है, वहाँ पे ब्रोमिनेशन मिल रहा है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 Br रिस्पेक्टिवली अटैच होगा, ये आपको याद रखना है। इन दिस वे वी हैव फिनिश द टॉपिक ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ यूजेस उन्होंने दिए हैं, वो पढ़ने की भी वैसे ज़रूरत नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप खुद देखो, एडिपिक एसिड आपने पॉलीमर्स में पढ़ा था, ठीक है, पॉलीमर्स में नाइलॉन 6,6 जो है वो हम प्रिपेयर करते थे। आगे ईस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्स जो होते हैं बेंजोइक एसिड के, जो ईस्टर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन अ परफ्यूमरी, परफ्यूमरी में वो यूज़ होते हैं। सोडियम बेंजोएट है, ईस्टर ही तो है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव करके वहाँ पे एक्ट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हायर फैटी एसिड जो होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड जो होते हैं, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, सोप और डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। फॉर्मिक एसिड रबर टेक्सटाइल डाइंग में यूज़ होता है। एसिटिक एसिड चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, विनेगर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो वहाँ पे एसिटिक एसिड होगा। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक वेरी वेल of aldehydes, ketones and carboxylic acid. Please go through the exercises which I have given to you. आपको पहले भी मिले हैं, वो भी MCQ सॉल्व करो, और भी MCQs मेरे पास है तो वो भी मैं देने की कोशिश करूँगी अप टू फ्राइडे तक आपको वो MCQs वहाँ पे मिल जाएंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will be starting with the compounds containing nitrogen. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन।